जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए नए साल के लेकर। नया साल क्यों मनाते हैं और 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाया जाता है। पृथ्वी ने सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया है। क्या मौसम बदल रहा है, क्या सर्दियों से गर्मियां होने वाली हैं, नहीं, ये सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू जरूर बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों तो लाल वाला बटन है, उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर। नए वर्ष को हम और आप जैसे करोड़ों लोग तरह तरह से मनाएंगे। कोई पार्टी करेगा, कोई पटाखे छोड़ेगा, कोई अलग अलग तरह के कोई कार्यक्रम करेगा। लेकिन हमको तो ये पता होना चाहिए कि यह नया वर्ष मनाया ही क्यों जाता है 1 जनवरी के दिन। ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस 1 जनवरी का या कि जो नया वर्ष है इसका अप्रैल फूल्स डे से भी बड़ा गहरा एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है। आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो नया वर्ष जिसको कहते हैं, तो यदि भारतीय परंपराओं से चला जाए तो भारत की परंपरा में जो नववर्ष होता है वो उत्तर भारत के पंचांग से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है और जो विंध्य के दक्षिण के यानी महाराष्ट्र और दक्षिण के जो पंचांग है उनमें से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ होता है। और यह लगभग जिसको हम कहते हैं ये होलिका के, आप ये समझिए कि 15-20 दिन बाद से होता है। और हमारा जो मानक जो पंचांग है भारत का, जो शक संवत से संचालित होता है, उसमें ये 23 या 24 मार्च को आता है। तो यह भारत का जो पंचांग है वो पूरे विश्व में आज तक अकेला ऐसा पंचांग है जो लूनी सोलर है। लूनी सोलर का मतलब आप ये समझिए कि जो चंद्रमा और सूर्य दोनों के साथ में संबंध स्थापित करता है। वो कैसे कि वो जो हमारा जो पंचांग है वो वैसे तो चंद्रमा के हिसाब से चलता है, क्योंकि चंद्रमा की कलाओं से ही हमारे यहाँ ज्वार भाटे आते हैं और चंद्रमा की कलाओं से ही मौसम के परिवर्तन होते हैं। लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब वापस सूर्य के कैलेंडर से अलाइन कर दिया जाता है और अलाइन करके एक अधिक मास लेके और उसको वापस वहीं ले आया जाता है। अब पूरे विश्व में आप देखेंगे तो या तो आप पाएंगे कि एक लूनर कैलेंडर है जैसा कि इस्लामिक परंपरा में है या बेबीलोनियन परंपरा इत्यादि में था, और या फिर आप पाएंगे कि वो सोलर कैलेंडर है। तो ये लूनी सोलर कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतवर्ष में पूरी तरह से यूनिक है, हमारा एक यूएसपी है। और इसीलिए पूरा विश्व जो था वो भारत में आकर और गणितीय पंचांग इत्यादि का अध्ययन करना चाहता था। और मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो पश्चिम वाले थे वो यहाँ आते और गणित का अध्ययन करने, और किस लिए आते थे। सबसे अधिक उसकी आवश्यकता उनको इस पंचांग के लिए ही थी, क्योंकि जो कृषि आधारित व्यवस्था होती है उसमें पंचांग का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि पंचांग के आधार पर ही आप खेती करते हैं, आप फसलें बोते हैं, आप फसलों के काटने का समय निर्धारण करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब चलते हैं हम जूलियस सीजर के शासनकाल में। 46 CE यानी 46 ईस्वी में उसने एक जूलियन कैलेंडर प्रतिपादित किया, जिसमें जूलियन कैलेंडर उन्होंने पूरी तरह से सूर्य आधारित कैलेंडर, और उसमें 365 दिन रखे। लेकिन समस्या यह है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटती है वो 365 दिन नहीं होते, उसमें 365 से कुछ अधिक दिन होते हैं। वो 365 1/4 से थोड़ा सा कम होता है। तो इस जूलियन कैलेंडर के आधार पर यह व्यवस्था चली तो अवश्य, लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि जूलियन कैलेंडर जो है वो पिछड़ता गया और 1577 ईस्वी आते आते उसमें लगभग 10 दिन का अंतर आ गया। 1577 में पोप हुआ करते थे ग्रेगरी। तो उन्के समय में जब ये समस्या सामने लाई गई और उस समय तक चूंकि इनकी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आरंभ हो चुकी थी और इनको भारी समस्याएं आ रही थी नेविगेशन में, तो इसमें फिर उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की जिसमें एक फिजिशियन थे एलोयसिस लिलियस और एक खगोल शास्त्री थे एस्ट्रोनॉमर क्लेवियस। तो ये लिलियस और क्लेवियस की टीम ने 5 वर्ष लगाकर और फिर इसमें करेक्शंस प्रस्तावित किए और उसमें इसको कैलेंडर को 10 दिन और आगे ले जाया गया। 10 दिन आगे ले जाकर और फिर ये जो लीप ईयर वाला सिस्टम है वो डाला गया, यानी हर 4 वर्ष में आप एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। लेकिन उससे एक और समस्या उत्पन्न हो गई कि यदि ऐसा करते हैं तो 100 साल में ये आगे चला जाएगा। तो फिर जो 100वां वर्ष है उसमें भी इन्होंने ये कहा कि जो 400 से विभाजित होने वाला जो शताब्दी वर्ष है उसमें ही लीप ईयर होगा और बाकी 3 में नहीं होगा। तो इस प्रकार ये लगभग इसको जो धरती का जो चक्रकाल था उसके लगभग बराबर लिया। अब आप ये देखें कि पूरे के पूरे जिसको हम नॉन क्रिश्चियन विश्व कहते हैं, उस नॉन क्रिश्चियन विश्व में इन परंपराओं का प्रतिपादन नहीं होता था। जब भारत में आए अंग्रेज तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा एक विकसित पंचांग है जिसको कली पंचांग कहते थे, जो कि 3102 ईसा पूर्व से चला आ रहा था। तो फिर
इन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे कैसे किया जाए। अच्छा, जो अंतर आ रहे थे, जो उनके ग्रेगोरियन कैलेंडर को बहुत सारे लोगों ने बहुत आगे तक नहीं माना। आपको ये बताऊं कि 1752 तक तो अमेरिका ने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया था, और जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उन्होंने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। और आपको एक बड़ा रुचिकर तथ्य बताता हूं कि जिसको हम रशिया का अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं, और उसकी डेट जो है वो 17 अक्टूबर बताई जाती है, वो वस्तुतः ग्रेगोरियन कैलेंडर में नवंबर रेवोल्यूशन, क्योंकि तब तक कैलेंडर जो था वो करीब 13-14 दिन आगे जा चुका था। 1917 तक टर्की भी इसी ऊहापोह में था कि वो इस्लामिक कैलेंडर अडॉप्ट करे या कि जूलियन कैलेंडर करे। अंततः उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर 1917 में जाके अडॉप्ट किया। अब जब अंग्रेज यहाँ आए और दूसरे स्थानों पर भी गए, जहाँ पर भी वो देखते थे कि उनके जो प्राचीन पंचांग हैं उनको उपयोग में लाया जाता है, और वो लगभग सभी के सभी, विशेषकर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें उनका जो तारतम्य होता था वसंत ऋतु से होता था। जैसे भारत में बताया मैंने आपको कि वो होली के 15-20 दिन बाद ये सारा कार्यक्रम होता है। तो उन्होंने फिर 1 अप्रैल को ये देखा कि सबका इसका यदि निकाला जाए, तो जैसे तमिलनाडु में उगाड़ी होती है या बाकी शेष भारत में आप पाएंगे कि अलग अलग तरह के बिहू होगा, बैसाखी होगी इत्यादि, इनका करीब मीन टाइम 1 अप्रैल आता है। तो उन्होंने अप्रैल में जो भी लोग नव वर्ष मनाते थे उनको फूल बोलना आरंभ किया, और अप्रैल फूल करके वो परंपरा बनाई। और जो जिसको आप आज अप्रैल फूल्स डे से मनाते हैं, तो अप्रैल फूल जिनको बोला जाता है, जो अप्रैल वाले गधे हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं मानते और अपनी परंपरा मानते हैं। जबकि यह विज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि जो अप्रैल वाला या जो चैत्र मास वाला जो पंचांग है वही सही पंचांग है। नव वर्ष का आरंभ पूरे भारत में जो भारत सरकार ने तय कर रखा है 23-24 मार्च, उसी को होना चाहिए, 1 अप्रैल को होना चाहिए। और इस अप्रैल फूल को प्रचारित करने वाले जो फूल्स हैं उनका हमें पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहिए, और तिरस्कार करने के साथ साथ जिसको हम आजकल कहते हैं कि बायकॉट भी करना चाहिए, क्यों नहीं। दूसरी ओर और भी नया वर्ष जो है, जो पूरा का पूरा हमारा जो व्यापारी वर्ग है, वो दिवाली से नव वर्ष मनाता है। तो आप भले होली से नव वर्ष मनाएं, होली के 15 दिन बाद से आरंभ करें या दिवाली में आरंभ करें, किसी भी प्रकार से जो नव वर्ष है वो या तो वसंत ऋतु में होगा और या फिर शिशिर ऋतु में होगा या शरद ऋतु में होगा। शरद यानी शरद पूर्णिमा के आसपास होगा, फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास होगा, या आपकी शरद पूर्णिमा के आसपास होगा। तो अब आपके ऊपर है कि इन सब जानकारियों के बाद भी आप अपना नववर्ष, आप अपना बहुमूल्य समय, आप अपना बहुमूल्य धन और आपका अपना बहुमूल्य आपकी जो भावना है वो किस नववर्ष के साथ तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि जो नववर्ष है, एक्चुअल जो नववर्ष है, जो कि पृथ्वी के पूरे रिवोल्यूशन जो मतलब सन के इर्द गिर्द जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है उससे होता है। ये खाली डेट चेंज होने से नहीं होता, ये हमें समझ में आ जाती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बोलता है कि कौवा आपके कान ले गया है, आप कौवे के पीछे भागना शुरू कर देते हो कि वाकई में कौवा मेरे कान ले गया है, लेकिन आप अपने कानों को हाथ लगा के नहीं देखते हो। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चीज़ है उसको आपको तर्क से ज़रूर तोलना है। आपके पास माइंड दिया हुआ है भगवान ने, तो आपको सोचना है कि क्या हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या सिर्फ कैलेंडर चेंज होने को ही हम नव वर्ष मानेंगे, या फिर वहाँ पर मौसम भी चेंज होना चाहिए। बाहर के मौसम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ये सबको पता है। कल भी सर्दी थी 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी को भी सर्दी ही है, कोई मौसम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो एक्चुअल में मौसम चेंज होता है वो मार्च महीने के बाद ही होता है, जो कि 23 या 24 होता है। अगर मैं आपको हिंदू कैलेंडर की बात करूं, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है, हिंदुओं के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है, तो हिंदुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10वां महीना चल रहा है, दिसंबर। दसम अंबर, अंबर होता है आसमान और दसम होता है 10वां। 9वें को नवम बोला जाता है संस्कृत में, और जो 8वां महीना होता है जिसको अष्ट बोला जाता है उसको ऑक्ट बोला जाता है, और सप्तंबर जो है वो 7वां महीना होता है, उसके पीछे अंबर लगाया जाता है। अंबर का मतलब सबको पता है, आसमान को हम अंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या ये 10th मंथ है और हम 10th मंथ को ही 12th मंथ मानकर अपना जो ईयर सेलिब्रेट करे जा रहे हैं मूर्खों की तरह। तो एक्चुअल में जो है, जो बोलते हैं अप्रैल फूल जो मनाया जाता है, वो अप्रैल फूल नहीं मनाना चाहिए। वो जनवरी में 1 जनवरी को ही मुझे लगता है ये अप्रैल फूल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो झूठ है वो ये है कि हमारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो गया है, जो कि अगर आप देखोगे तो साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में जब हम बोलें कि हाँ हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा गया, तो मौसम भी चेंज होने चाहिए। जो हमारा मून है, आपने देखा होगा कि मून में अमावस्या होती है, फिर पूर्णिमा होती है, और बीच में भी काफ़ी फेजेस होते हैं मून के। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे हिंदू कैलेंडर में ही ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो आज क्या तारीख है, तो आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर
साल 2079 चल रहा है और जो मंथ है वो है पौष महीना है, 10वीं तारीख है आज। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यह रविवार का दिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और इवन आप देखोगे रविवार में ये रवि, सोम, मंगल, बुध, ये हमारे ग्रहों के नाम है। गुरु जो है वो आपको सबको पता है शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है। ये सारे शनि और शुक्र ग्रह से हमने पूरे हफ्ते के 7 दिनों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये जो 7 दिनों का कंसेप्ट है ये भी हमारे हिंदू कैलेंडर से ही जो है वो अंग्रेजों ने लिया है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये 10वां महीने की 10वीं तारीख आज है, तो 12वां महीना नहीं है। अगर देखा जाए इसको साइंटिफिकली भी आप जो है वो खुद टेस्ट कर सकते हो, और मेरा भी ऐसा मानना है कि एक्चुअल में नववर्ष तब मनाया जाना चाहिए जब वाकई में मौसम चेंज हो रहा हो। भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है, सबको पता है। भारत में कृषि को महत्व दिया जाता था। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते जो फसलें जब हम बोते थे तो उस हिसाब से ही जब मौसम परिवर्तित होता था तो फसलों की भी नई फसल की हम कटाई करते थे। तो अगर आप देखोगे तो गेहूं की कटाई जो है वो लगभग मार्च महीने में ही ख़त्म होती है, और जब नई फसल आती है तो नई खुशियां भी मनाई जाती हैं। वही एक्चुअल में नववर्ष होता है। ये तो सिर्फ लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, सेलिब्रेट करने का, क्योंकि अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया पे था। उन्होंने अपनी ही मान्यता इस पूरी दुनिया पे थोप दी, जैसे उन्होंने अंग्रेजी पूरी दुनिया पे थोप दी है। पर अंग्रेजी को हम विश्व की भाषा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत जो सिर्फ भारत में तो इंग्लिश को उतना नहीं बोला जाता, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन अगर मैं पूरे विश्व के जो 150 देश हैं उनकी भी बात की जाए तो सिर्फ 20 या 30 देशों में ही अंग्रेजी का प्रचलन है। बाकी के देशों में इंग्लिश को महानता नहीं दी जा सकती है। चाइना जैसे देश जो है इंग्लिश को महत्व नहीं देते हैं। तो फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो वर्ल्ड लैंग्वेज है? सिर्फ हाँ, कम्युनिकेशन के लिए अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश को मत सीखो, लेकिन आपको अगर कहीं बाहर के देशों में कम्युनिकेशन करना है तब आप इंग्लिश का यूज़ करो। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अक्सर हिंदुस्तानी अगर एक दूसरा हिंदुस्तानी से बात करते हैं तो वो इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, और ये समझते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। भाषा से किसी के एजुकेटेड होने के, किसी के ज्ञानवान होने का कोई भी लेना देना नहीं है। भाषा सिर्फ माध्यम है आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। ज्ञान से, इसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जो है वीडियो में दी गई जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।